नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं संचार। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर भरत, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से। इनको लगभग 16 साल का रिसर्चर या कहें लॉ की फील्ड में एक्सपीरियंस है। नमस्कार सर। सभी दर्शकों को नमस्कार, साधुवाद, प्रणिपात। सर, जैसे कि आपको 16 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इस फील्ड में भाषा का कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए एक जर्नलिस्ट को? जहाँ तक हम भाषा की बात करते हैं, हमको लगता है कि भाषा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो जो पहली किलकारी मारता है, जो पहली गूंज उसके कानों में जाती है, वह उसकी माँ बोली भाषा में होती है, वह उसकी मातृभूमि से जुड़ी हुई भाषा से होती है। बच्चे को जो संस्कार मिलता है, बच्चे को जो वातावरण मिलता है, बच्चे को जो सीख मिलती है, वह भाषा के रूप में ही सब कुछ इस दुनिया को जानता है, पहचानता है। उसी संदर्भ में जब हम देखते हैं कि एक बच्चा बड़ा होता है, अपने प्रोफेशन में एंटर करता है, अपने फील्ड में अपना स्थान बनाता है, उसी प्रकार से जब एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार बंधु, एक छायाकार मित्र, एक संपादक मंडल का प्रतिष्ठित सदस्य अपनी भाषा में जब बात करता है, तो हमको लगता है और हमारा यह मानना है कि जो उसकी माँ बोली भाषा होती है, जो उसकी मातृभाषा होती है, वह अपनी बात को उस भाषा में बहुत अच्छे से बखूबी व्यक्त कर सकता है। तो जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भी देखा है कि जो भाषा मातृभाषा होती है, 5वीं तक की पढ़ाई उस भाषा में होनी चाहिए, उससे ऊपर 8वीं तक की पढ़ाई भी अगर उस भाषा में हो जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर उसके आगे जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, हायर स्टडीज़ हैं, उच्च शिक्षा है, वह भी उस भाषा में हो तो बच्चा अपना नाम कमाने में, उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने में ज़्यादा सक्षम और सफल रहता है। तो पत्रकार बंधुओं के लिए, छायाकार बंधुओं के लिए, संपादक मंडल के प्रतिष्ठित सदस्यों के लिए भी जो भी भाषा उनकी अपनी भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, उड़िया हो या कोई और भाषा हो, अगर वह अपनी भाषा में रहकर ही इस पत्रकारिता के जगत को अपना योगदान देंगे, तो हमको लगता है वह किसी बंधनों में नहीं बंधेंगे, वह किसी उलझनों में नहीं उलझेंगे और वह अपनी चरम ऊंचाइयों को इस क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, जैसा कि ये तो रही भाषा की बात, लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपको 16 साल का एक्सपीरियंस है, आप लॉ फील्ड के हैं, तो इस समय बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है कि दिल्ली में जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, तो एक जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए कि वहाँ पे जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग वो कितना सही है और कितना गलत है? क्या दिल्ली पुलिस सही कर रही है या फिर जो प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं वो कितना सही कितना गलत? जो हमारा देश है, हमारा संविधान है, वह इस प्रकार की हमें आज़ादी प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि हम अपनी बात को सरकार के समक्ष रख सकते हैं, हम अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। पर आर्टिकल 19 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ही कुछ ऐसी मापदंड बताए गए हैं, कुछ ऐसे दायरे बनाए गए हैं जिन दायरों में रहकर हम अपनी बात को रख सकते हैं। अगर हम भारत की एकता के ऊपर चोट लगाना चाहते हैं, अगर हम भारत के अंदर शांति को भंग करना चाहते हैं, अगर हम किसी उपद्रव को खड़ा करना चाहते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वह कानूनी दृष्टि से न्याय संगत भी नहीं है और सामाजिक दृष्टि से तर्क संगत भी नहीं है। तो सर, जैसा कि आपने अभी आर्टिकल 19A की बात करी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो कहीं ना कहीं एक जर्नलिस्ट के पास सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही होता है। आर्टिकल 19A का ही प्रयोग करके ज़्यादातर जर्नलिज्म फील्ड में वर्क करते हैं। तो आजकल कई लोगों का ये कहना है कि आर्टिकल 19A का बहुत ज़्यादा गलत प्रयोग भी हो रहा है। तो आपके हिसाब से क्या लिमिटेशंस है, क्या ध्यान रखना चाहिए एक जर्नलिस्ट को आर्टिकल 19A को देखते हुए और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फॉलो? जब हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं तो हमको लगता है जो आर्टिकल 19 है उसके अंतर्गत ही चिल्लिंग इफेक्ट दिया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है।
हमें अपने कंट्री की, अपने देश की सॉवरेनिटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक नहीं करना। हमने भारत की एकता के ऊपर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुंचानी। भारत के समाज में किसी प्रकार की शांति को भंग नहीं करना। अगर कोई पत्रकार बंधु, अगर कोई छायाकार मित्र इस प्रकार से अपनी कलम या कैमरे का प्रयोग करता है कि वह भारत की एकता को खंडित करना चाहता है, भारत के समाज में किसी प्रकार का दुष्प्रचार को फैलाना चाहता है, किसी एक व्यक्तिगत एजेंडे को लेके, किसी एक व्यक्तिगत विचार को लेकर अगर वह कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी अपने सेठ के लिए, किसी अपने कॉरपोरेट गुरु के लिए, किसी अपने राजनीतिक गुरु के लिए या राजनीतिक लाभ के लिए अगर वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तो वह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, जो एथिकल कोड हमारे जर्नलिस्ट ब्रदर्स सिस्टर्स के लिए प्रोवाइडेड है, जो संविधान की सीमाएं हैं, अगर वह उनको लांघता है तो वह किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब हम जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो मीडिया जो है वह एक फोर्थ पिलर के रूप में हमारे इस देश में देखा जाता है। मीडिया का योगदान सरकार की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाने के लिए है। मीडिया का योगदान लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए है। मीडिया का योगदान भारत को सोने की चिड़िया का रूप देने के लिए है। भारत को पुनः जगत गुरु बनाने के लिए है। भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए है। भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में मीडिया एक योगदान दे सकता है। चाहे गरीब की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे कमेरे वर्ग की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे किसी और क्षेत्र की बात हो, मीडिया को एक सकारात्मक भूमिका निभानी होगी। मीडिया को एक रचनात्मक भूमिका निभानी होगी और उस दायरे के माध्यम से ही हम अपना कर्तव्य बोध, हम अपना कार्य क्षेत्र में अपना योगदान, अपनी आहुति प्रदान कर सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे कि अगर एक स्टूडेंट की बात करें, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट की, तो उसे सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर एक एमबीबीएस स्टूडेंट की बात करें तो उसे एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन एक जर्नलिस्ट को लगभग हर फील्ड की नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी वो जर्नलिस्ट कहलाता है। तो आप भी 16 साल से एक रिसर्चर और एक लॉ के फील्ड में हैं, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगे कि कैसे हर फील्ड की एक नॉलेज हम लोगों को कैसे वो ले सकते हैं? आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछा और यह प्रश्न हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मद्देनज़र अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। भारतीय सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है, वह वही बात करती है जो हमें 3 इडियट मूवी के माध्यम से संदेश भारत के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को मिला था। जिस क्षेत्र में एक व्यक्ति की रुचि है, जिस क्षेत्र में एक व्यक्ति अपना नाम कमाना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, वह उस क्षेत्र की, उस विषय की पढ़ाई करे। परंतु जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसने साइंस और कॉमर्स के बीच में, आर्ट्स और टेक्नोलॉजी के बीच में जो दीवारें थी, जो दुविधाएं थी, जो बाधाएं थी, उनको समाप्त कर दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बंधन था, उन बंधनों को तोड़ दिया, उन बंधनों को खोल दिया। तो इस प्रकार से जो मीडिया का स्टूडेंट है, जो मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट है, अगर वह हर क्षेत्र के बारे में जानकारी रखता है तो वह बहुत अच्छी बात है, वह उसकी काबिलियत को दर्शाता है, वह उसकी कार्यकुशलता में एक योगदान प्रदान करेगा। परंतु उसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप किसी भी स्किल की बात कीजिए, चाहे वो ओरल स्किल्स हों, वर्बल स्किल्स हों, सॉफ्ट स्किल्स हों, आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स हों, आपकी कंटेंट एडिटिंग को लेके हो, कंटेंट राइटिंग को लेके हो, कैमरामैन की स्किल्स हों, चाहे इंटरव्यूअर की स्किल्स हों या एडिटर की स्किल्स हों, हमको लगता है सबसे महत्वपूर्ण स्किल जो है वह है इंटेग्रिटी की, वह है विश्वसनीयता की। आज जब चौथे स्तंभ की भूमिका में हम अपने मीडिया को देखते हैं तो एक प्रश्न दिमाग में आता है कि मैं कौन सा अखबार पढूं, मैं कौन सा न्यूज़ चैनल देखूं, मैं कौन सी सोशल मीडिया की बाइट्स को सच मान सकता हूं। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरा संदेश मीडिया के छात्र छात्राओं के लिए यही होगा कि वह अपनी विश्वसनीयता बनाएं, वह इंटेग्रिटी के साथ
किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो सर जैसे कि अभी आपने इंटीग्रिटी और विश्वसनीयता की बात करी आपने, तो आपके हिसाब से हम लोगों को कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा न्यूज़ चैनल या कौन सा अखबार विश्वसनीय है, कौन सा नहीं है, कौन सा अखबार पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए? जब हम किसी तथ्य के गहराई में जाने का प्रयास करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि किसी एक अखबार की बात करें, किसी एक चैनल की बात करें, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पे किसी यूट्यूब चैनल की बात करें, तो उससे बेहतरीन होगा कि हम भारत की सरकार के द्वारा pib.nic.in की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से हर प्रकार के तथ्यों को जांच लें, हर प्रकार के तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि जो विश्वसनीयता pib.nic.in पे है, हमको ऐसा लगता है, हमारा ऐसा मानना है कि वह अनबायस्ड है, वह विदाउट एनी प्रेजुडिस है, उसमें ना किसी प्रकार का नमक डाला गया है, ना ही किसी प्रकार की चीनी डाली गई है। जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ YMCA के मीडिया डिपार्टमेंट में आए हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ आके? जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कि कल तक YMCA के रूप में एक पहचान मिली थी, हम जब इस प्रांगण में घूमे, हम जब इस विभाग में आए, कुल गुरु से हमारी भेंट हुई, विभाग अध्यक्ष से हमारी मुलाकात हुई, बच्चों के साथ हमारी गुफ्तगू हुई, तो हमने ऐसा माना कि इस मिट्टी में अगर सुगंध आ रही है तो वह तमसो माँ ज्योतिर्गमय की सुगंध है। इस मिट्टी में अगर सुगंध आ रही है तो वह शिक्षा को, एकेडमिया को इंडस्ट्री से जोड़ने की है। इस क्षेत्र में हमने देखा कि जो आपका स्टूडियो है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स दी जा रही हैं, उनको जो एक्सपोजर प्रदान किया जा रहा है, मेरे को लगता है कि आपकी इस विश्वविद्यालय की कुलगुरु के नेतृत्व में, विभाग अध्यक्ष के नेतृत्व में जो पूरी टीम है वह बधाई की पात्र है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो ये बच्चे हैं ये लकी हैं, इन सौभाग्यशाली हैं कि इनको इस प्रकार का वातावरण मिला। और मेरा इन बच्चों के लिए यही संदेश है कि आप निरंतर ईमानदारी से, मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, सफलता अवश्य ही आपके कदमों को चूमेगी। अंत में केवल एक वाक्य के माध्यम से अपनी बात को संक्षेप में रखना चाहूँगा। चलता रहूँगा मंजिल की ओर, चलता रहूँगा मंजिल की ओर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि इस प्रांगण में जो बच्चे आए हैं उनको मंजिल भी मिलेगी और मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, उनका अनुसरण करते हुए वह अच्छे मुसाफिर भी बन जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ हमारे दर्शकों को बताया, तो आपने अपना कीमती समय दिया हमें, उसके लिए धन्यवाद। आगे भी ऐसी बातचीत देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करिए YMCA संचार को। धन्यवाद।